मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ उपलब्ध है। इस समय चर्चा में है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक निर्णय है, जो भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय है, जो लिव इन रिलेशनशिप की वैधानिकता है कि नहीं, इसके साथ इसको जोड़ कर देखा जा रहा है, उसी से संबंधित भी है। चर्चा में भारत में लिव इन रिलेशनशिप की वैधानिकता की चर्चा के पीछे एक कारण है कि केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को फैसला दिया कि अविवाहित जो पति पत्नी है, अविवाहित पति पत्नी से जो संतान पैदा होती है उसको भी पारिवारिक जो संपत्ति है उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। केरल उच्च न्यायालय का यह फैसला था कि जो अविवाहित जोड़े हैं, पति पत्नी के रूप में रहते हैं, उनसे जो उत्पन्न संतान हुई उसको संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, इसलिए यह संबंध महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी चर्चा क्यों की गई है, इस बारे में बात करेंगे। भारत में इसकी वैधानिकता के बारे में बात करेंगे। इसकी वैधानिकता से जुड़े हुए जो वाद है, मामले हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको देखेंगे। अन्य देशों में भी क्या है उसको देखेंगे। और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पुरुष व महिला से उत्पन्न जो संतान होगी उसको क्या क्या हक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। चर्चा में रहने के पीछे कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जून को हिंदू परिवारों में संपत्ति के बंटवारे के संबंध में फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जून को हिंदू परिवारों में संपत्ति के बंटवारे के संबंध में फैसला दिया गया। इस फैसले में कहा गया कि बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति की नाजायज़ संतान पारिवारिक संपत्ति में हिस्से की हकदार होगी। जैसे मान लीजिए कि ए बी, दो लोग, ए पुरुष बी महिला एक साथ रह रहे हैं और उनसे जो संतान उत्पन्न हो गई उसको, उस संतान को भी पारिवारिक संपत्ति में हिस्से की हकदार होगी। हिंदू परिवारों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जून को यह फैसला दिया गया है। बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति की जो संतान होगी, नाजायज़ संतान, पारिवारिक संपत्ति में हिस्से की हकदार होगी। यह फैसला क्यों देना पड़ा? फैसला इसलिए देना पड़ा कि केरल हाई कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया था कि एक व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से इसलिए वंचित कर दिया गया था क्योंकि वह अविवाहित दंपति का बेटा था। अविवाहित दंपति मतलब ऐसे पति पत्नी जो विवाहित नहीं हैं, लिव इन रिलेशनशिप के माध्यम से वर्षों से साथ रहते आ रहे हैं और रहते आए हैं, उनसे जो उत्पन्न संतान हुई उसको संपत्ति से इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि वह विवाहित नहीं है, अविवाहित जोड़े से उत्पन्न संतान है। यह केरल हाई कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया हिंदू परिवारों में संपत्ति के बंटवारे के संबंध में। तो उसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, हिंदू परिवारों के संपत्ति के बंटवारे में अविवाहित पति पत्नी के रूप में रह रहे दंपति द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसको नाजायज़ संतान कहे हैं। नाजायज़ संतान जो होगी वो भी पारिवारिक संपत्ति के हिस्से की हकदार होगी। अब आइए निर्णय के अन्य बिंदु क्या है। यह निर्णय 2 जजों वाली बेंच ने दिया। 2 जज कौन कौन से थे? जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा। यह जो फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और विक्रम नाथ की बेंच ने। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि एक पुरुष तथा महिला पति पत्नी की तरह एक साथ लंबे समय तक रहते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के तहत उन्हें विवाहित जोड़ा ही माना जाएगा। यहाँ तक कोर्ट ने कह दिया, यहाँ तक ने सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि यदि एक पुरुष तथा महिला पति पत्नी की तरह लंबे समय तक एक साथ रह रहे हैं तो उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के तहत विवाहित जोड़ा ही माना जाएगा। अब भारत में लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में क्या है? अब भारत में लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में कोई स्पष्ट कानून नहीं है जो इस संबंध को परिभाषित करे। इस तरह के संबंध पर न तो कोई कानूनी प्रतिबंध ही है, न ही
ऐसे संबंध को आपराधिक प्रवृत्ति का माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई अहम फैसलों में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान की है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में वर्तमान में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन कानून नहीं है फिर भी इसके संबंध में लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध ही है, न ही ऐसे संबंधों को कोई अपराध की श्रेणी में रखा गया है, न ही ये आपराधिक प्रवृत्ति के भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई अहम फैसलों में इस संबंध को मान्यता प्रदान की है। वहीं कनाडा, अमेरिका और चीन जैसे देशों में पंजीकरण के द्वारा या अन्य विधियों द्वारा या समझौते के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में वर्तमान में लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित कोई स्पष्ट कानून नहीं है, न ही इसको प्रतिबंधित किया गया है, न ही इसको अपराध माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसलों में इस प्रकार के संबंधों को मान्यता प्रदान की है, लेकिन कनाडा, अमेरिका, चीन जैसे देशों में पंजीकरण द्वारा या समझौते के द्वारा इस कानून को मान्यता दी गई है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भारत में लिव इन रिलेशनशिप वर्तमान में इस संबंध को परिभाषित करने वाला कोई स्पष्ट कानून नहीं है। इस तरह के संबंध पर कोई कानूनी प्रतिबंध भी नहीं है, न ही यह अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई अहम फैसले में इसे मान्यता प्रदान की है। कनाडा, अमेरिका, चीन जैसे देशों में समझौते या पंजीकरण या अन्य माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान की गई है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। अब लिव इन संबंधों में कानूनी विकास मतलब इस संबंध में कानूनी विकास कैसे किया गया। दो समिति के बारे में पढ़ेंगे, दो मामलों के बारे में बात करेंगे। एक समिति गठित की गई थी, दूसरा तुलसा बनाम दुर्घटिया मामला हुआ था। मालिमत समिति का गठन किया गया था आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु। मालिमत समिति का गठन किया गया था आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु। इन्होंने 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2003 में मालिमत समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें उल्लेख किया कि सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी शब्द की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिए। इन्होंने मालिमत समिति ने प्रश्न पूछता है कि किस समिति ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी शब्द की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं को भी शामिल किया जाए जो काफ़ी लंबे समय से किसी पुरुष के साथ उसकी पत्नी की तरह रह रही हो। मालिमत समिति ने अपनी जो 2003 में रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 में जो पत्नी शब्द की परिभाषा दी गई है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं को भी शामिल किया जा सके जो बहुत लंबे समय से किसी पुरुष के साथ पत्नी की तरह रह रही है। उसके बाद इससे क्या फ़ायदा होगा जब पत्नी शब्द की परिभाषा में संशोधन कर दिया जाएगा, ऐसी परिभाषा इसको भी इसके दायरे में ला दिया जाएगा, तो इससे यह होगा कि जो महिला लिव इन पार्टनर है, पुरुष के साथ जो महिला लिव इन में रह रही है, उसको गुजारा भत्ता का भी अधिकार दिया जाएगा। वो गुजारा भत्ता के अधिकार के लिए अपना दावा प्रस्तुत करेगी या अधिकार प्रदान करेगा। इससे क्या लाभ होगा, यह पत्नी शब्द की परिभाषा में अगर संशोधन करके ऐसी महिलाओं को भी शामिल कर दिया जाएगा जो काफ़ी लंबे समय से किसी पुरुष के साथ उसी पत्नी की तरह रह रही है, तो इससे यह फ़ायदा होगा कि यह महिला लिव इन पार्टनर को गुजारा भत्ता का दावा प्रदान करने का अधिकार प्रदान कर देगी। एक ये मालिमत समिति की रिपोर्ट आ गई, इससे संबंधित है। इससे क्या मिलेगा, लिव इन रिलेशनशिप में को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद तुलसा बनाम दुर्घटिया मामला आया। तुलसा बनाम दुर्घटिया मामला, इसमें 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए यह कहा कि जब एक पुरुष व एक महिला लंबे समय तक साथ साथ रहने का फैसला करते हैं तो उन्हें तब तक विवाहित माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत कोई सबूत न हो। तुलसा बनाम दुर्घटिया मामला क्या है। तुलसा बनाम दुर्घटिया मामला में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में निर्णय दिया कि जब एक पुरुष व एक महिला लंबे समय तक साथ साथ रहने का फैसला करते हैं तो उन्हें तब तक विवाहित माना जाएगा
जब तक कि इसके विपरीत कोई सबूत न हो। अब ये निर्णय क्या प्रदान करता है? यह निर्णय लिव इन दंपतियों के साथ वैवाहिक दंपतियों जैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है कि जैसे हम लोगों के जो मध्यम वर्गीय समाज में इस प्रकार का जो संबंध होता है उसको बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं प्रदान की गई है। भारत में जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनमें यह मान्यता धीरे धीरे मान्यता प्रदान की गई है। कोर्ट ने इसको संबल प्रदान करते हुए अपने तुलसा बनाम दुर्घटिया मामले में भी यह कहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह साबित कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में जो संतानें पैदा हुई है, रहने के बाद जो संतान पैदा होती है, उसको भी हिंदू परिवारों में जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो उसमें भी वो संपत्ति के बंटवारे में अपने हिस्से की हकदार होंगी। अब आइए भारत में लिव इन संबंधों से जुड़े हुए कुछ अन्य मामलों, कुछ अन्य वादों को देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित न्यायिक निर्णय। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे जो बच्चे हैं उनका क्या अधिकार है। दो चीज़ अभी हम देखते हैं। पहला मामला बद्री प्रसाद बनाम उप निदेशक चकबंदीवाद 1978 में आया। पहला मामला लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित बद्री प्रसाद बनाम उप निदेशक चकबंदीवाद 1978 को देखेंगे। इस मामले में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम बार मतलब पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैध विवाह के रूप में मान्यता प्रदान की। प्रश्न पूछा जाता है कि अगर इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैध विवाह के रूप में कब मान्यता दी? तो मान्यता दी थी 1978 में। वाद कौन सा था? बद्री प्रसाद बनाम उपनिदेशक चकबंदीवाद में। और अनुच्छेद 21 को प्राण एवं दैविक जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया कि लिव इन रिलेशनशिप रूढ़िवादी भारतीय समाज की नज़र में, जो भारतीय रूढ़िवादी समाज है, रूढ़िवादी भारतीय समाज की नज़र में अनैतिक हो सकता है, लेकिन कानून की नज़र में यह अवैध नहीं है, अर्थात वैध है। बद्री प्रसाद बनाम उपनिदेशक चकबंदीवाद 1978 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैध विवाह के रूप में मान्यता दी और संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यानगत रखते हुए लिव इन रिलेशनशिप कहा कि लिव इन रिलेशनशिप रूढ़िवादी भारतीय समाज की नज़र में अनैतिक हो सकता है, लेकिन कानून की नज़र में यह अवैध नहीं है, अर्थात वैध है। दूसरा मामला आया, एक खुशबू थी, दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में मतलब इसके पक्ष को रखा, इसके बारे में सही बातें बताई कि यह अच्छा है, तो इनके खिलाफ 22 आपराधिक मामले हो गए। 22 आपराधिक मामले हुए तो यह वाद सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस वाद को कहा गया कि एस खुशबू बनाम कन्यामलम वाद 2010 में, कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कि यदि दो वयस्क साथ रहते हैं तो यह अवैध कैसे हो सकता है। यदि दो वयस्क साथ रहते हैं तो यह अवैध कैसे रह सकता है। और पीठ के अनुसार, पीठ मतलब जो फैसला देने वाली बेंच है न्यायाधीशों की, उनके अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना अवैध नहीं है। खुशबू जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कहा था, इसको बल दिया था कि ये अच्छी चीज़ है, तो इनके खिलाफ दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी, 22 आपराधिक मामले दर्ज किए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, इसी को ध्यानगत रखते हुए एस खुशबू बनाम कन्यामलम वाद 2010 में। इसमें न्यायालय की पीठ ने कहा, न्यायालय की बेंच ने कहा कि जब दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो ये अवैध नहीं हो सकता है। और पीठ के अनुसार कहा गया कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना अवैध नहीं है, अर्थात वैध है। उसके बाद एक मामला आया मदन मोहन सिंह बनाम रजनीकांत वाद। मदन मोहन सिंह बनाम रजनीकांत वाद 2010 में आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को यदि लंबे समय तक जारी रखा जाता है तो इसे वॉक इन वॉकआउट संबंध नहीं कहा जा सकता है। वॉक इन वॉकआउट संबंध मतलब आए और गए, इस प्रकार का संबंध नहीं कहा जा सकता है, तथा ऐसे संबंधों को दोनों पक्षों के बीच विवाह की तरह माना जाएगा। मदन मोहन सिंह बनाम रजनीकांत वाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो वयस्क
लिव इन रिलेशनशिप में लंबे समय तक रहते हैं तो इन्हें वॉक इन वॉक आउट रिलेशनशिप नहीं कहा जा सकता है और इस ऐसे संबंधों को दोनों पक्षों के बीच विवाह की तरह माना जाएगा। अब देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों का क्या क्या अधिकार है। चूँकि भारत में, हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में स्पष्ट कोई न कानून है न कोई विशिष्ट कानून है, तो यह जो अनौपचारिक संबंध है दो लोगों के बीच में, पुरुष और महिला के बीच में जो अनौपचारिक संबंध है, इससे जो संतान होती है उनके भी बारे में कोई विशेष कानून नहीं है, अर्थात ऐसे जन्मे बच्चों के बारे में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। लेकिन कई वाद आते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के हक की बात करते हैं, उनके हिस्सेदारी की बात करते हैं। हमने 2 मामलों को पढ़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी पर यह बात हो रही है कि अगर 2 लोग लिव इन रिलेशनशिप में, आपसी सहमत लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनसे जो उत्पन्न हुई संतान, उसको पारिवारिक संपत्ति में हिस्से, उसको हक है, हकदार बनेगा और उसको बंटवारे में उसका हिस्सा प्राप्त होगा। तो ये सब जो वाद है, जो निर्णय है, वो इस प्रकार जो बच्चे जन्मे होते हैं नाजायज़, जिसको नाम दिया जाता है, खैर नाजायज़ नाम गलत है, नाजायज़ नाम दिया जा रहा है, उनको यह संबल प्रदान करते हैं और इस प्रकार के जो संबंध है उसको बल देते हैं। तो इस संबंध में देखिए 2 मामले हैं महत्वपूर्ण। SPS बाला सुब्रमण्यम बनाम सुरत्यान मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, कि यदि कोई पुरुष व महिला एक ही छत के नीचे कई वर्षों से एक साथ रह रहे हैं तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा, 114 के तहत यह माना जाएगा कि वह पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं तथा उनकी संतान को नाजायज़ नहीं माना जाएगा, अर्थात उनकी संतान जायज़ है और जायज़ होगी तो इनको क्या मिलेगा, संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। दूसरा आया डिम्पल गुप्ता बनाम राजीव गुप्ता मामला 2007 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अवैध संबंध से पैदा हुआ एक नाजायज़ बच्चा भी CRPC 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण का हकदार है। डिम्पल गुप्ता बनाम राजीव गुप्ता मामला 2007 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध संबंध से पैदा हुआ भी बच्चा CRPC 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण का हकदार है।